नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हृदय रोग क्यों होता है। और पहले के सालों में, आज से 50-17 साल पहले लोग अच्छा खाते थे, वॉक करते थे एक गांव से दूसरे गांव की ओर। कोई प्रोसीजर नहीं था कि चलो ब्लॉकेज देख लेते हैं। आज क्या हुआ है, जब 21वीं सदी में हमने प्रवेश किया है तो वेस्टर्नाइजेशन हुआ है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम जा रहे हैं और वेस्ट वाले ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, योगा और मेडिटेशन में जा रहे हैं। अब आज क्या हुआ है कि जो चीज़ अपनानी नहीं चाहिए वो उन्हें अपना ली है। जैसे हृदय रोग, एंडोथेलियम इंटीमा डैमेज होने से एंडोथेलियल सेल डैमेज होता है, तब ऑक्सीडाइज बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार की खराब चर्बी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, इम्यून सिस्टम डिस्टर्बेंसेस, कैल्सिफिकेशन वगैरह, सेल्यूलर वेस्ट मटेरियल वगैरह वहाँ कलेक्ट होता है और मैक्रोफेज उसे गल्फ करता है और फॉर्म सेल बनता है। तो इंटीमा के नीचे फॉर्म सेल बनता है और धीरे 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 हर साल जो आप डाइट पे कंट्रोल नहीं करते हो तो वो धीरे धीरे 15-20% हर साल बढ़ता जाता है। और कभी हाई ब्लड प्रेशर की परिस्थिति या हाई डायबिटीज़ की परिस्थिति या इन्फेक्शन बॉडी में लग गया उस टाइम पे, या हाई स्ट्रेस वाली परिस्थिति, एकदम से चिल्ड एटमॉस्फियर अथवा हाई डिहाइड्रेटिंग कंडीशन, एकदम गर्म एटमॉस्फियर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, धूम्रपान और अल्कोहल और तंबाकू का सेवन वगैरह से वो प्लेक रप्चर हो जाता है और वहाँ क्लोटिंग कैस्केड एक्टिवेट हो जाता है और हार्ट अटैक लाता है। और हार्ट अटैक में 20 से 25 मिनट में हार्ट का मसल डैमेज होना चालू हो जाता है और 1 कलाक में तो वो डैमेज हो जाता है, पूरा स्केयरिंग उसके बाद चालू हो जाता है। और सराउंडिंग इस्केमिक पेन्यूबिरा, सराउंडिंग इस्केमिक मसल्स 3 कलाक या मैक्सिमम 6 कलाक में डैमेज हो जाते हैं। तो अभी क्या ट्रेंड है कि जैसे आपको दुखावा हुआ, आइदर इट में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी और B12 डेफिशिएंसी के हिसाब से मसल का दुखावा हो, या कोस्टोकोंड्राइटिस हो, अथवा ओवर इंडल्जेंस ऑफ डाइट से गैस्ट्रिक रिफ्लक्स का पेन हो, अथवा इसोफेगल स्पाज्म हो, स्ट्रेस और हाईली स्पाइसी एंड हाईली ऑयली और हाईली शुगरी फूड खाने से इसोफेगल स्पाज्म हो सकता है, उसका पेन, चेस्ट पेन हो। कभी भी चेस्ट पेन हो तुरंत हॉस्पिटल में चले जाते हैं, ECG निकालते हैं हम। तो ECG में जो चेंजेस आते हैं कि ST डिप्रेशन, T इन्वर्जन अथवा ST एलिवेशन, दैट इज़ एक्यूट हार्ट अटैक, आर्टरी पूरी ब्लॉक है क्लॉट से। और ST डिप्रेशन वाले चेंजेस में अनस्टेबल एंजाइना मीन्स पार्शियल ब्लॉकेज है। अब एक बार ये हो गया, फिर उसको दवाइयाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। हाई डोज ऑफ स्टेटिन, एंटीप्लेटलेट्स, ट्रोपोनिन एक
हृदय का मसल का डैमेज का टेस्ट हाई आता है तो आप एंटी थ्रोम्बोटिक इंजेक्शन का कोर्स दे दें, अथवा ST एलिवेशन ECG में है तो थ्रोम्बोलाइटिक्स दे दें, फाइब्रिन स्पेसिफिक। तुरंत ऑक्सीजन की ज़रूरत है, 90 से नीचे ऑक्सीजन चला गया है तो ऑक्सीजन 2 से 4 लीटर पर मिनट दे सकते हैं स्टिपुलेटेड टाइम के अनुरूप। BP पल्स रेगुलेट करना पड़ता है। फिर देखना पड़ता है कि हृदय में वह क्षमता कितनी है, हार्ट रेट कितना है, हृदय और फेफड़े के बीच में पानी भरा हुआ है नहीं, कि पैर में पानी भरा नहीं है, एब्डोमेन में पानी नहीं है। तो मेन एंजियोग्राफी जो करते हैं ना, वो मेन कल्प्रिट है। एंजियोग्राफी का कैथेटर जैसे डाला, उसने सत्यानाश कर दिया, उसने एंडोथेलियम को डैमेज कर दिया। और ब्लॉकेज वाली आर्टरी में एक जगह ब्लॉकेज नहीं होता है, मल्टीपल ब्लॉकेज होता है, उसको भी उसने स्क्रैच कर दिया तो वो एंडोथेलियल डैमेज हो गया, इंटीमा डैमेज हो गया। और फिर बलून से उसको ब्रेक करने का करते हैं तो 40-50% रास्ता खुलता है, बाकी की चर्बी, ऑक्सीडाइज चर्बी दीवार पे स्टिक हो जाती है, कैल्सिफाइड और इन्फ्लेमेटरी मटेरियल स्टिक हो जाता है। तो पेशेंट को टेम्पररी चेस्ट पेन में राहत मिलती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में क्लियर कट मेंशन है कि स्टेंट एंड बलोइंग डज नॉट प्रिवेंट हार्ट अटैक फ्यूचर एंड डज नॉट प्रिवेंट डेथ। अब स्टेंट के बाद लोगों को इलास्टिक रिकॉइल लॉस होने से या वास्कुलरिटी डिस्टर्बेंस से चेस्ट पेन रहता है, और एंजियोग्राफी कराई तो आपको परसेंटेज बता दें, 90, 95, 100, 80। तो ये परसेंटेज देख के स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिजोल, कैटेकोलेमाइंस ज़बरदस्त मात्रा में बढ़ जाते हैं, वो BP को शूट अप करते हैं, हार्ट रेट को शूट अप करते हैं, ब्रेथलेसनेस लाते हैं। तो ये परसेंटेज जो बताने की प्रक्रिया है विदाउट अल्ट्रासाउंड एंजियोग्राफी करके, वो बहुत गलत है समाज के लिए, समाज की हेल्थ के लिए, लोगों की हेल्थ के लिए। आप बताइए हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी कराइए तो बताइए कि भाई ब्लॉकेज है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, परसेंटेज बताने की क्या ज़रूरत है। और एंजियोग्राफी किया इसीलिए आपने, इट इज़ अ गेटवे फॉर एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी। आपको तैयारी के साथ जाना पड़ेगा कि मेरे को ब्लॉकेज बताएंगे और स्टेंटिंग करेंगे, अथवा ज़्यादा ब्लॉकेज उनको दिखेंगे तो वो बाईपास की तरफ धकेलेंगे। अब इतने सारे ट्रायल हुए, करेक्ट ट्रायल, इस्केमिया ट्रायल, कि भाई ऑप्टिमल मेडिकल ट्रीटमेंट इज इक्विवेलेंट टू इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट। तो नेचुरल चीज़ को हमने डिस्टर्ब करना चालू कर दिया, तब से हृदय रोग विकराल स्वरूप ले रहा है। और आज हृदय रोग की हॉस्पिटलें भरपूर मात्रा में चल रही है और वो अपना पूरा बैंक बैलेंस बना रहे हैं। तो द मेन रीज़न इज़, आपको ब्लॉकेज देखना है कोरोनरी आर्टरी जो 4 मिलीमीटर की और एपेक्स की तरफ आती है तो 2.6 मिलीमीटर की होती है, 4.5 से 2.6 मिलीमीटर की, एकदम पतली सी फ्लेक्सिबल होती है। आपको उसमें ब्लॉकेज देखना है तो आप CT एंजियोग्राफी करा सकते हो।
थेलियम सेस्टा में भी हार्ट स्कैन करा सकते हो, पीईटी स्कैन करा सकते हो, सबसे बड़ा टू डी इको करा सकते हो, सबसे बड़ा ब्लड टेस्ट करा सकते हो, इन्फ्लेमेटरी मार्कर, लिपिड प्रोफाइल, स्मॉल डेंस एलडीएल, यूरिक एसिड, किडनी टेस्ट, लीवर टेस्ट, एपोलाइपोप्रोटीन बी, इन्फ्लेमेटरी मार्कर, विटामिन B12, D3, डायबिटीज़ का टेस्ट, 3 महीने का डायबिटीज़, HbA1c एवरेज, ट्रोपोनिन आई वगैरह ब्लड टेस्ट करा के आप हृदय की हेल्दीनेस का ख्याल ले सकते हो। हृदय वीक लग रहा है और क्रेपिटेशंस आ रहे हैं फेफड़े में, तो आप NT-proBNP टेस्ट भी करा सकते हो, अथवा 2D इको से भी मालूम पड़ता है। लेकिन जो इन्वेसिव पद्धति चालू हुई उसने एंडोथेलियम का डैमेज करना चालू कर दिया, और तब से हृदय रोग एक बार रास्ता खुला, टेम्पररी रिलीफ मिली, फिर से हृदय रोग वहाँ तीव्र गति से डेवलप होगा। जबकि ऑप्टिमल मेडिकल ट्रीटमेंट डाइटरी चेंजेस, जैसे फ्रूट्स खाना एक आध डेली, ऐसे तो आप 2 टाइम खा सकते हैं, सुबह और दोपहर को। दोपहर को 4 बजे के आसपास, सुबह में खा सकते हैं। आपको खाने से पहले, कुक फूड से पहले अल्कलाइन सलाद खाना है, कोई भी सीज़न वाइज आप खा सकते हैं। खाने में आप लेंटिल्स, सीज़न के हिसाब से सब्जी, मल्टीग्रेन आटा वाली रोटी, कोरी, विदाउट सैचुरेटेड फैट, घी और ऑयल, आप पैलेटेबल डाइट खाइए। और क्वांटिटी ऑफ डाइट कम करना चाहिए। आपको बीच में भूख लगे तो आप कोई हेल्दी ब्रेकफास्ट, जैसे नट्स है, हैंडफुल ऑफ नट्स है वगैरह आप ले सकते हैं। रात को अर्ली डिनर लेना ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। लेकिन जो वेस्टर्नाइजेशन से ब्लॉकेज की ट्रीटमेंट, अब एंजियोप्लास्टी और बाईपास हॉस्पिटल में वही 2 नाम चलते हैं, उससे पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती है। वो बहुत साइंटिफिक रीज़न है, वो इतने छोटे वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ अ प्रोथ्रोम्बोटिक। तो एक सिस्टम है, प्रेशराइज सिस्टम, जिसको US FDA ने अप्रूवल दिया, यूरोपियन FDA ने अप्रूवल दिया, इंडियन FDA ने अप्रूवल दिया, ECP, एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन। वो प्रेशराइज सिस्टम से हृदय रिलैक्स होता है तो पैर में से नीचे के भाग में से ऊपर के भाग तरफ प्रेशर आता है, एओर्टा से वो डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन ऊपर जाता है और डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन करता है। हृदय कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो बेल्ट पैर में लगाए हैं ECP में, वो ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, और आफ्टर लोड कम होता है तो हृदय का पंपिंग बढ़ता है। तो सतत 1 कलाक की मिल्किंग प्रक्रिया में, डायस्टोल सिस्टोल में, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, हिपेटोसाइट रिच ग्रोथ फैक्टर, स्टेम सेल्स, प्रोजेनाइटर सेल्स, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह वगैरह का स्त्राव होता है, और वो स्त्राव नई नई रक्तवाहिनियाँ, कैपिलरीज बनाता है, और पूरे हृदय में इतनी सारी कैपिलरीज बन जाती है कि ब्लॉकेज वाली आर्टरी के आसपास पूरा नेटवर्क तैयार हो जाता है शुद्ध लोही पहुंचाने के लिए। जैसे बाईपास में फोर्सेप्स से ब्लॉकेज निकाल के ट्रे में नहीं रखते हैं, एक सांधा लगाते हैं ऊपर और एक सांधा नीचे, एक नली हाथ और पैर में से या छाती में से निकाल के।
तो बाईपास में भी ब्लॉकेज को तो निकालते नहीं है, इसमें ब्लॉकेज वाली नली भी डायलेट होती है, ब्लॉकेज दवाइयाँ से सुसुप्त हो जाते हैं, जैसे बाईपास में सुसुप्त हो जाते हैं ऐसे इसमें भी ब्लॉकेज सुसुप्त हो जाते हैं, और दूसरे रूट से रीरूटिंग से भरपूर मात्रा में हृदय को चारों ओर ब्लड मिलता है, और उसमें एंडोथेलियम का डैमेज नहीं होता है, लेकिन एंडोथेलियम का इम्प्रोवाइजेशन होता है। इसका मेन फ़ायदा ये है कि एंडोथेलियम आपका अच्छा रहेगा, एकदम स्मूथ लेयर आता है जो कुदरत ने हमको दिया है। वो हमने खान पान, खान पान, बैठाड़ू जीवन, स्मोकिंग, अल्कोहल, गुटखा, स्ट्रेस के केमिकल्स, फिर फ्राइड फूड, फास्ट फूड, नॉन वेज फूड कि जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ऑक्सीडाइज करता है, और फिर सैचुरेटेड ऑयल वाली चीज़ें या सैचुरेटेड मिल्क वाली चीज़ें या बेकरी प्रोडक्ट से, हाइड्रोजिनेटेड प्रोडक्ट से हम एंडोथेलियम को डैमेज करते हैं। और लाइफस्टाइल में फड़फड़ादी, लीला सब्जी, साबुत अनाज, होलसम ग्रेन, लेंटिल्स, लेज्यूम्स, विविध प्रकार की दालें आप खाइए, और ईसीपी ट्रीटमेंट लीजिए, जिससे आपका एंडोथेलियम अच्छा रहेगा और कोलेटरलाइजेशन से नेचुरल बाईपास हो जाएगी और हार्ट का पंपिंग बढ़ जाएगा, तो आपकी ज़िंदगी लंबी चलेगी। फ्यूचर में आपको छोटी मोटी हार्ट की इवेंट होती है तो वो कोई फैटल नहीं होगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा एक डिटॉक्सिकेशन ट्रीटमेंट है, उसमें उसका भी $30 मिलियन का 2 ट्रायल अमेरिका में हुआ और वेरी सक्सेसफुल है। आज जिसको एंजियोप्लास्टी, स्टेंट नहीं डलाना है, वो ऑप्टिमल मेडिकल ट्रीटमेंट, और जिसका पंपिंग अच्छा है और उसको ब्लॉकेज बताया है तो वो कीलेशन थेरापी अकेले विथ विटामिन के साथ हम देते हैं, और ऑप्टिमल मेडिकल ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे डाइट चेंजेस, प्राणायाम, मेडिटेशन, वॉकिंग वगैरह करना है, और हेल्दी रिलैक्सिंग लाइफ जीना है। हृदय रोग को आजकल नई सेंचुरी में उसको बहुत जटिल बना दिया है और स्ट्रेसफुल बना दिया है। ऐसा नहीं है। आप जितना बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करोगे, ट्राइग्लिसराइड कम करोगे, इन्फ्लेमेशन कम करोगे, बीपी को कंट्रोल रखोगे 120/80 के नीचे, डायबिटीज़ को आप कंट्रोल करोगे, 3 महीने का डायबिटीज़ 6 के नीचे रखोगे, फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के या 100 के नीचे रखोगे, PPBS आप 140 के नीचे रखोगे, ओबेसिटी है तो आप वेस्ट सरकमफ्रेंस घटाओगे बाय वॉकिंग और एरोबिक एक्टिविटी, बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, गुटखा वगैरह छोड़ दोगे, अल्कोहल छोड़ दोगे, तो आप में एक डीजेनरेटिव चेंजेस में से रीजनरेशन होगा, और फर्स्ट इफेक्ट हृदय पे आएगी, आपका हृदय रीजनरेट होगा। और ECP एंड दिस डिटॉक्स कीलेशन है एज पर प्रोटोकॉल। कीलेशन हफ्ते में एक बार ही लेना चाहिए। कई जगह पे हमने देखा है 3-3, 4-4 बार हफ्ते में देते हैं। वो टेक ट्रायल USA के विरुद्ध में है। वो आपकी किडनी बिगाड़ सकता है, आपकी हेल्थ बिगाड़ सकता है, हार्ट की वॉल्यूम ओवरलोड के हिसाब से। तो ECP और कीलेशन ट्रेन डॉक्टर से लीजिए। हमारा अहमदाबाद में हार्ट एंड वास्कुलर केयर एडवांस ECP सेंटर है और एडवांस डिटॉक्स कीलेशन सेंटर है। मकरबा, प्रहलाद नगर और साइंस सिटी में हमारे सेंटर्स है।
हम फ्रेंचाइजी देने में नहीं मानते, हम खुद अपनी निगरानी में पेशेंट को ट्रीटमेंट देके उनको अच्छा करते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास बहुत इंक्वायरी आती है कि आप फ्रेंचाइजी दो और आप खाली फेस टाइम पे हमको गाइड करो, लेकिन हम उसमें नहीं मानते हैं। हम पैसा कमाने के लिए नहीं, लेकिन लोगों की हेल्थ अच्छी हो और सेवा की भावना से काम कर रहे हैं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।